क्या मस्त नज़ारा है ना। इन तारों को देख के मुझे एक शायर की शायरी याद आ रही है कि टूटते हुए तारे भी आपके ख्वाब पूरे कर सकता है, कि टूटते हुए तारे भी आपके ख्वाब पूरे कर सकता है। अरे आप सिर्फ नई उम्मीदों के उड़ान तो भरो। और इसी के साथ मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ एस्ट्रो टॉक विद आशीष में। दोस्तों, ज्ञान और अज्ञान ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको हम कभी भी साथ में नहीं रख सकते। पर एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी फील्ड है जिसमें ज्ञान और अज्ञान इन दोनों को हम साथ में रख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इस फील्ड में ज्ञान और अज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे अज्ञान के बाद ज्ञान आता है और ज्ञान के बाद वापस अज्ञान। मतलब अगर हम इस फील्ड में एक सवाल को सॉल्व करते हैं और उसका जवाब आता है तो उसका जवाब अपने साथ दो और सवालों को लेके आता है। पर यह एस्ट्रोनॉमी का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? यह सिलसिला चालू हुआ 100 AD में जन्म लेने वाला एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टोलेमी। उसने ये अज्यूम किया था कि पूरा ब्रह्मांड हमारे पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और हमारी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के बीच में है। बस भाई साहब ने इतना अज्यूम कर लिया। उसके बाद आराम कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो पूरा ब्रह्मांड हमारे पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो पूरे ब्रह्मांड को हमारे पृथ्वी के चारे बाजू चक्कर लगवा रही है, और क्या वाकई में पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड के बीच में है। ये सारे दिमाग को टेंशन देने वाले सवाल उनके दिमाग में आए ही नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना अज्यूम किया कि पृथ्वी हमारे पूरे ब्रह्मांड के बीच में है और पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। बस वहाँ पे खेल खत्म, थियरी खत्म। फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 1543 में एक पोलैंड एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपर्निकस ने जब ये ढूंढ निकाला कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य हमारे ब्रह्मांड के बीच में है और पूरा ब्रह्मांड हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तब जाके इंसान का दिमाग कुछ न कुछ सही डायरेक्शन में चला। अभी भी सही नहीं था 100%, पर फिर भी सही डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ रहा था। पर जैसे उसने ये पूरा सॉल्व किया कि सूर्य हमारे यूनिवर्स के बीच में है, तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन इंसान के दिमाग में उठा उस वक्त के कौन सी ऐसी फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स को हमारे सूर्य के चारों ओर बांधे रखती है, चारों ओर घुमा रही है। इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए सन 1609 में ग्रीक एस्ट्रोनॉमर जोहानिस केपलर ने अलग ही बात खोज निकाली कि प्लैनेट्स और हमारी पृथ्वी, इनकी ऑर्बिट्स सर्कुलर नहीं बल्कि इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल यानी कि एक का शेप होता है बिल्कुल वैसा इलिप्टिकल। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि अज्ञान के साथ ज्ञान आता है और ज्ञान के साथ वापस अज्ञान, वैसे ही हुआ। जैसे इसका जवाब मिला तो इस जवाब के साथ दो नए सवालों का जन्म हुआ। पहला ये कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो इन ग्रहों को और हमारी पृथ्वी को ऑर्बिट में बनाए रखता है, और दूसरा के जो कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु हमारी सूर्य की मुलाकात लेने आते हैं तो क्या उनकी भी ऑर्बिट एलिप्टिकल है या सर्कुलर। अब आता है हमारे स्टोरी का हीरो सर आइजैक न्यूटन। इसका नाम तो हम सभी ने सुना होगा। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 तक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जो फॉर्मूला है
उसकी खोज कर ली थी और इसी फॉर्मूला को यूज़ करके ये भी पता लगा लिया था कि जो कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु हमारे सूर्य की मुलाकात लेने आते हैं उनकी ऑर्बिट इलिप्टिकल है, ना कि सर्कुलर। अब कॉमेट की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए सन 1705 में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर एडमंड हेली ने सर आइजैक न्यूटन के फॉर्मूला यूज करके यह भविष्यवाणी की थी कि जो कॉमेट धूमकेतु 1682 में हमारी सूर्य की मुलाकात लेने आया था, अब वही कॉमेट फ्यूचर में 1758 में वापस हमारी सूर्य की मुलाकात लेने आएगा। और देखने जैसी बात यह है कि हुआ भी ऐसे ही। 1758 में वही कॉमेट वापस हमारी सूर्य की मुलाकात लेने आया, पर अफसोस की बात के तब तक सर एडमंड हेली जिंदा नहीं थे। पर उस कॉमेट को एडमंड हेली का नाम देख के उनके योगदान को इस फील्ड में अमर बना दिया। हेली कॉमेट, हम सबने उसका नाम सुना ही होगा। वो हर 75 to 76 ईयर्स के गैप में विजिट करता ही रहता है हमारे सोलर सिस्टम को। दोस्तों, मैं इसी वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन इंक्लूड करना चाहता था, पर अगर सब कुछ इसमें डाल देता तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आप बोर भी हो जाते। तो इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।